हाय गाइज, मैं राजन पांडे आप लोगों को आज वर्ब पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता या इसके बिना कोई भी लैंग्वेज अस्तित्व में नहीं आ सकता। ऐसा मैं कह सकता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो वर्ब है और उसको हम लोग केवल एक दिन में सीखेंगे। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। क्रिया क्या है? तो क्रिया है ए वर्ड विच शोज एन एक्शन स्टेट पोजीशन इज कॉल्ड ए वर्ब। मतलब जिस शब्द से कार्य, दशा, स्थिति या अधिकार का बोध हो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। पहले इसको शॉर्ट में समझ लें। जितने हिंदी के शब्द हैं जिसके लास्ट में ना है वो सभी के सभी वर्ब है। जैसे जाना, मदद करना, दौड़ना, सोचना, आना, बैठना, उठना, गाना, दौड़ना, मुस्कुराना, पढ़ना, पीटना, जिसके लास्ट में ना है वो सभी के सभी वर्ब है। जिसके लास्ट में ना है वो सभी के सभी क्रिया है। ठीक है, तो आप लोग क्रिया क्लियर हो गए। तो इसका अंग्रेजी भी तो क्रिया ही ना होगा। तो जाना का होता है गो एक वर्ब है। मदद करना का होता है हेल्प भी वर्ब है। दौड़ना का होता है रन भी वर्ब है। तो अगर आप इसको हिंदी से समझे तो काफी आसान था। एकदम ये बात क्लियर है कि जिसके लास्ट में ना है वो सभी वर्ब होते हैं हिंदी में। हाँ, एक दो इसके अपवाद है उसको छोड़ के। जैसे मान लीजिए पटना एक जगह का नाम इसलिए नाउन होगा। अर्चना एक लड़की का नाम इसलिए क्या होगा? नाउन होगा। चाना एक अनाज का नाम इसलिए क्या होगा? नाउन होगा। तो यही दो चार अपवाद को छोड़ दिया जाए तो हिंदी के कोई भी शब्द जिसके लास्ट में ना है सभी के सभी वर्ब होते हैं। क्लियर है? तो वर्ब क्लियर हो गया। तो वर्ब भी इनको बोलते हैं हम लोग, ये सभी जो होते हैं मेन वर्ब होते हैं। मेन वर्ब छोड़ के भी एक्जुलरी वर्ब भी होते हैं। तो एक्जुलरी वर्ब क्या है? जैसे जितना आप लोग सहायक क्रिया पढ़े, जैसे ई, जा, रे, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डज, डू, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट, शू, इस सभी के सभी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है या एक्जुलरी वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है या एक्जुलरी वर्ब है। इनमें से कुछ जो है कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होते हैं। कुछ कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं। तो इसी वर्ब को आज हम लोग गहराई से पढ़ेंगे। पहले आप वर्ब को पहचानना सीख जाएं। हिंदी के अनुसार पहचानेंगे तो बेस्ट रहेगा। जिसके लास्ट में ना है वो सभी वर्ब है। हंसना, खेलना, कूदना, उठना, जाना, आना, जाना सब वर्ब है। दो चार गो अपवाद है इसका। जैसे पटना एक जगह का नाम इसलिए नाउन हुआ। अर्चना लड़की का नाम है चाना, तो ये दो चार गो नाउन है, तो इसको याद कर लेंगे। साथ में हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? ई, जा, रे, वाज, वर, हैज, कैन, कुड, सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग कभी कभी मेन वर्ब की तरह होता है। तो कब होता है अब आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी तो केवल हम इसकी पहचान बताएं। चले अब वर्ब के भेदों को पढ़ते हैं। तो वर्ब के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला होता है एक्जुलरी वर्ब्स, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। और दूसरा होता है प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब या मेन वर्ब। तो वर्ब के दो भेद होते हैं। इसमें से पहला है एक्जुलरी वर्ब, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। दूसरा है प्रिंसिपल वर्ब, इसको हम लोग फुल वर्ब भी बोलते हैं और मेन वर्ब भी बोलते हैं। इसका हिंदी होता है मुख्य क्रिया और इसका हिंदी होता है सहायक क्रिया। अब देखिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को भी तीन भागों में बांटते हैं। जिसमें पहला है प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स, दूसरा मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स, तीसरा मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब्स। और प्रिंसिपल वर्ब को दो भागों में बांटते हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब्स, दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। एक एक करके इन सभी को हम काफी गहराई से पढ़ेंगे। तो चले अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब के डिफिनीशन को जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो वर्ब विच कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ ए मेन वर्ब इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। हिंदी होता है वह वर्ब जो मेन वर्ब के अर्थ को क्लियर करे।
मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह मेन वर्ब की मदद करता है उस वाक्य के अर्थ को क्लियर करने के लिए। जैसे उदाहरण लेते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि प्ले यहाँ पे मेन वर्ब है, क्योंकि मैंने शुरू में पढ़ाया था कि जिसके लास्ट में ना हो सभी मेन वर्ब होता है। हंसना, खेलना, आना, जाना, उठना, बैठना, रोना, सब मेन वर्ब है। तो प्ले मेन वर्ब है, एम बी मेन वर्ब है, और जो मेन वर्ब की मदद करता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसी तरह ले, मोहन हैज चीटेड यू। यहाँ पे चीट मीन्स ठगना, लास्ट में ना है, यह मेन वर्ब है, इसलिए यहाँ पे हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप लोग अच्छी तरह समझ गए। और कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिखा ही इज राइटिंग अ लेटर। हम अच्छी तरह जानते हैं कि राइटिंग, लिखना, लास्ट में ना है, तो मेन वर्ब हुआ, इसलिए यहाँ पे इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन वह वाक्य जिसमें मेन वर्ब नहीं हो, जैसे राधा इज रिच, इसमें कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब नहीं है, तो उस स्थिति में जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसी को हम लोग मेन वर्ब मानेंगे। तो आपके एग्जाम में आ जाए तो इस बात को अपना ध्यान रखेंगे कि अगर इस वाक्य में आ जाए आप पूछे कि इज क्या है, मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन इस वाक्य में इज क्या है, मेन वर्ब है। इस वाक्य में इज मेन वर्ब क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सॉरी, क्योंकि इसमें कोई भी मेन वर्ब नहीं है। जब मेन वर्ब नहीं हो तो इज या वाज वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब मानते हैं। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे ही हैज गॉन टू पटना। इसमें गॉन जाना मेन वर्ब है, इसलिए हैज हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन इसको लेते हैं, ही हैज अ पेन। इसमें कोई भी मेन वर्ब नहीं है। हम बोल दिए हैं कि अगर वाक्य में कोई मेन वर्ब नहीं हो उस स्थिति में हम लोग हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब समझेंगे। तो यहाँ पे हैज क्या है, मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इस बात को अपने ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछता है। अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब के भेद को पढ़ते हैं, काइंड को पढ़ते हैं। तो अभी तुरंत हमने आप लोगों को बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के 3 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स, दूसरा है मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स, तीसरा है मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब के 3 भेद होते हैं, तीनों हमने बोर्ड पे क्लियर लिख दिया है। अब देखिए आप लोग, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब को भी 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहला को बोलते हैं टू बी, इसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो टू बी के अंतर्गत कौन आते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर को हम लोग क्या बोलते हैं, टू बी। तो टू बी के अंतर्गत आते हैं इज, आर, एम, वाज, वर। प्राइमरी का दूसरा जो भेद है उसको बोलते हैं टू डू। टू डू के अंतर्गत आते हैं डॉज, डू, डिड। डॉज, डू, डिड किसके अंतर्गत आते हैं, टू डू के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है, प्राइमरी का तीसरा भेद है टू हैव। टू हैव के अंतर्गत आते हैं हैज, हैव, हैड। उसके बाद हम लोग दूसरे भेद मॉडल एक्जुलरी वर्ब को पढ़ते हैं। मॉडल एक्जुलरी वर्ब जो होते हैं क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मट, ऑट टू और यूज टू को हम लोग मॉडल एक्जुलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद मेरा तीसरा है मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब्स, या इसको सेमी मॉडल वर्ब्स भी बोलते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत नीड और डेयर आते हैं। ये सभी के सभी अंग्रेजी राइटिंग में या अंग्रेजी स्पीकिंग में या कहीं भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके बिना अंग्रेजी में हम लोग एक स्टेप भी बढ़िया से नहीं रख सकते। अब देखें, इन सभी को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैंने स्पोकन के वीडियो में इन सभी को काफ़ी गहराई से पढ़ाया है। जैसे आप लोग देखें, मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं कैन का कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। इस सबको हमने स्पोकन के वीडियो में, ठीक है, शेक्सपियर स्पोकन इंग्लिश के वीडियो के 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें और 11वें दिन में इसको काफ़ी 5 दिनों में काफ़ी गहराई से पढ़ाया है। फिर अगर मैं दोबारा पढ़ाऊँ तो 5 दिन आप लोगों का समय लॉस्ट होगा। तो प्लीज़ आप लोग रिवर्स जाएं शेक्सपियर स्पोकन के वीडियो में
और डे 7, डे 8, डे 9, डे 10 और डे 11 को आप लोग खोलें और इन सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को अच्छा से पढ़ लें, क्योंकि इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसी तरह से अगर आप टू हैव को पढ़ना चाहते हैं, हैज हैव हैड का प्रयोग, तो हमने अपने स्पोकन के वीडियो में शेक्सपियर स्पोकन इंग्लिश के वीडियो के 7वें दिन, चौथे दिन, 5वें दिन और 6ठे दिन इसको पढ़ाया है। इसको आप वहाँ से काफ़ी गहराई से पढ़ सकते हैं। बहुत लोग इंग्लिश ग्रामर को और इंग्लिश स्पोकन को अलग अलग समझता है, लेकिन दोनों एक चीज़ है। स्पोकन क्या होता है? स्पोकन में हम लोग पहले इंग्लिश ग्रामर को अच्छी तरह पढ़ाते हैं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के द्वारा हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाते हैं, और जब बच्चे हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो बोल बोल के प्रैक्टिस करके अपना स्पीड बढ़ा के वे अंग्रेजी बोलने लगते हैं। और कोई विद्यार्थी यह चाहे कि बिना अंग्रेजी ग्रामर के हम लोग इंग्लिश बोल ले तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि सभी को जानते हैं हम इंडियंस हैं। हम इंडियंस पहले हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं तो इंग्लिश बोलते हैं। तो हम लोग स्पोकन में पढ़ाएं या ग्रामर में पढ़ाएं, कोई भी टीचर पढ़ाता है लोग सेम, बस डिफरेंस यही है कि स्पोकन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाते हैं। उसके बाद कन्वर्सेशन, ग्रुप डिस्कशन ये सब सिखाते हैं, जिससे लड़का अंग्रेजी बोलना शुरू कर दे। जबकि हम लोग ग्रामर में जनरली इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग अपने इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश भाषा को, इंग्लिश के ग्रामर को एकदम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो पहला काम है कि आप लोग मेरे स्पोकन के वीडियो को अच्छी तरह देख लें, जिससे कि आप लोग हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में अच्छी तरह से ट्रांसलेट करना सीख जाएं। उससे आप लोग को बहुत मदद मिलेगी, तब आप लोग और अच्छा से ग्रामर को समझेंगे और दुनिया का हर जॉब, हर इंच आपके कदमों में होंगे। क्योंकि जब भाषा पे पकड़ होगी तो ही जाके हम लोग उस भाषा को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसको देख लें, इसको देख लें, यहाँ तक कि इसको मैंने पहला दिन पढ़ाया है। मैं तो यह कहूँगा कि आप लोग शुरू के 18 दिन के वीडियो को देख लें, ये सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि कोई भी हिंदी के वाक्य नहीं है जिसको ट्रांसलेट करना हम लोग नहीं जाने और मेरा अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाए। और शुरू के 18 दिन में, उसके बाद 19वें दिन से मैं टेंस पढ़ाया हूँ, टेंस भी जरूरी है। तो शुरू के अगर 18 दिन के वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो सभी क्लियर हो जाते हैं, जिससे कि मेरा कम से कम 18 दिन समय बचेगा, और 18 दिन से समय बचेगा तो मैं दूसरा चीज़ पढ़ाऊँगा। तो प्लीज़ इस सभी को क्लियर करना है तो आप लोग शुरू के 18 वीडियो देख लें स्पोकन का। अगर आप कुल वीडियो नहीं देख सकते हैं तो कम से कम यह 5 वीडियो जरूर देख लें, जिससे कि आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्लियर हो जाए। तो चले अब हम लोग मेन वर्ब के डिफिनीशन को जानते हैं। हम जानते हैं मेन वर्ब बोले, चाहे प्रिंसिपल वर्ब बोले, चाहे फुल वर्ब बोले, तीनों सेम चीज है। तो प्रिंसिपल वर्ब क्या कहता है? ए वर्ब व्हिच हैज इट्स ओन मीनिंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब। मतलब वह वर्ब जो खुद में पूर्ण है, वह वर्ब जो खुद में पूर्ण है, खुद से अपना पूर्ण अर्थ को देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। जैसे कि आई किल्ड अ स्नेक, मैंने बताइए दिया मेन वर्ब की पहचान किसके लास्ट में ना हो, ठीक है। किल्ड मिस मारना, तो मेन वर्ब है। मोहन गोज टू स्कूल, गोज मिस जाना, ये क्या है? मेन वर्ब है। चलिए अब इसके भेद को पढ़ते हैं। तो हम लोग काइंड्स ऑफ मेन वर्ब पढ़ते हैं, मतलब मेन वर्ब के भेद। तो मेन वर्ब के मुख्यतः 2 भेद होते हैं जो मैंने आप लोग को लिखवाया है। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। पहले ट्रांजिटिव समझते हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है? ए वर्ब व्हिच हैज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब वह वर्ब जिसके पास एक ऑब्जेक्ट हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब समझने का एक छोटा ट्रिक है जिसको आप लोग आसानी से ट्रांजिटिव वर्ब समझ सकते हैं। अगर वर्ब से हम लोग वर्ब से क्या या किसको प्रश्न करें, अगर उत्तर मिल जाता है तो वर्ब ट्रांजिटिव होगा, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वर्ब इनट्रांजिटिव होगा। जैसे मैंने बोर्ड पे एक उदाहरण दिया है, ही राइट्स अ लेटर, तो हमने यहाँ पे राइट मतलब वर्ब यहाँ पे क्रिया है, तो इसे एक प्रश्न किया, ही राइट्स अ लेटर, तो हमने प्रश्न किया क्या लिखता है, तो जवाब मिलता है पत्र लिखता है।
हमने वर्ब लिखना है तो इससे एक प्रश्न किया, क्या लिखता है? तो पत्र लिखता है। तो जवाब मिल गया, इसलिए यहाँ पे राइट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। प्रिंसिपल वर्ब का कौन सा भेद है? ट्रांजिटिव वर्ब है। उसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं, ही टीचेज मी। ठीक है, यहाँ पे हम टीचर्स पढ़ाना से प्रश्न करते हैं, किसको पढ़ाता है? किसको पढ़ाता है? तो मुझे पढ़ाता है, इसलिए कौन वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो शॉर्ट में आप लोग समझ लें, शॉर्ट में कि वर्ब से हम क्या या किसको प्रश्न करें, जवाब मिल जाए तो ट्रांजिटिव, नहीं मिले तो इनट्रांजिटिव। चले इनट्रांजिटिव ट्रांजिटिव को एक साथ देखते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब के डिफिनीशन को जानते हैं। यह कहता है ए वर्ब विच डज नॉट हैव और नीड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। मतलब वह वर्ब जिसके पास न तो ऑब्जेक्ट हो न ही एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, उसको हम लोग बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, हमने तुरंत आप लोगों को बताया है कि वर्ब से हम लोग क्या या किसको प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, प्रश्न पूछने पर अगर उत्तर मिल जाता है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा, उत्तर नहीं मिलता है तो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। वर्ब से क्या प्रश्न पूछना है? क्या या किसको। जैसे हमने उदाहरण देखा, ही कम्स। ठीक है, कम्स यहाँ पे वर्ब है, वह आता है। तो कम से हमने प्रश्न पूछा क्या आता है? क्या आता है? तो कुछ उत्तर मिल रहा है? नहीं, इसलिए कौन वर्ब है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। उसी तरह से ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। क्या जाता है? क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? क्या जाता है? क्या जाता है? तो कुछ भी उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए कौन वर्ब है? बस इनट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरह से मोहन स्विम्स इन द रिवर, क्या तैरता है? क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? तैरता है। क्या तैरता है? कोई जवाब नहीं मिल रहा है। क्या तैरता है? कोई इसमें जवाब नहीं है, तो इसलिए कौन वर्ब हो गया हमका? यह हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर वही लिखे ही प्लक्स अ फ्लावर, प्लक मीन्स होता है तोड़ना। अगर प्लक से हम प्रश्न पूछे क्या तोड़ता है, क्या तोड़ता है, तो तुरंत जवाब मिलेगा फूल तोड़ता है। तुरंत जवाब मिलेगा फूल तोड़ता है, इसलिए कौन वर्ब होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर यहाँ पे हम पूछेंगे क्या तैरता है, क्या तैरता है, तो कुछ जवाब नहीं है, इसलिए इनट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यहाँ पे तोड़ना से पूछें क्या तोड़ता है, तो तुरंत जवाब मिल गया फूल तोड़ता है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब। तो जो वर्ब क्या का या किसको जवाब दे दे वो ट्रांजिटिव होगा, जो जवाब नहीं दे वो इनट्रांजिटिव होगा। वर्ब को एक और तरीके से हम लोग बांटते हैं। वर्ब को फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब में भी बांटा जा सकता है। अब आप जानना चाहेंगे कौन फाइनाइट वर्ब है, कौन इनफाइनाइट वर्ब है, तो काफी आसान है। वह वर्ब जो टेंस के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है उसे बोलेंगे फाइनाइट, जो नहीं बदलता है उसे बोलेंगे इनफाइनाइट। जैसे यहाँ पे देखिए गो, मतलब वह एक कार खरीदने के लिए जाता है, तो गोज है। यहाँ पे वह एक कार खरीदने के लिए जा रहा है, गोइंग है। वह एक कार खरीदने के लिए जा सकता है, गो है। मतलब गो जो है टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है, तो जो बदल रहा है उसे बोलेंगे हम लोग फाइनाइट वर्ब। लेकिन देखें यह भी खरीदना भी एक वर्ब है, या हर जगह बाय ही है, या कहीं भी नहीं बदल रहा है, इसलिए होगा यह इनफाइनाइट वर्ब। तो याद कर ले, एक सेंटेंस में दो वर्ब हो तो एक वर्ब टेंस के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, जो बदलेगा उसे बोलेंगे फाइनाइट वर्ब, और जो नहीं बदलेगा केवल टू के साथ सब में सेम रहेगा। जैसे देखें इसमें भी 2 बाई, इसमें भी 2 बाई, इसमें भी 2 बाई, हर जगह सेम है, कहीं भी नहीं बदल रहा है, इसलिए क्या है 2 बाई क्या है? इनफाइनाइट वर्ब है। गो बदल रहा है, इसलिए गो क्या है? फाइनाइट वर्ब है।